नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गोपाल सांकला पब्लिक मॉन्ट्रेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12th इतिहास विषय का यूनिट नंबर 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें ये बताया जा रहा है कि भूतकाल में भारत का इतिहास कैसा था। जैसा कि शब्द आया है वैभवपूर्ण, तो भारत का इतिहास बड़ा ही शानदार था, सभ्य था, व्यवस्थित था। उस समय मानव एक दूसरे का सहयोग करना, साथ देना, ये सब बातें उस समय अच्छी थी। देखिए, शुरुआत करने से पहले इतिहास की एक जो छोटी सी परिभाषा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे पूरा टॉपिक हम लोगों का आसान रहेगा। अतीत काल की यानी भूतकाल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्रों को हम इतिहास कहते हैं। चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो खुदाई में मिला हुआ सिक्का हो, चाहे चट्टान हो, चाहे मूर्ति हो, वो सब हम लोगों को छोटी बड़ी जानकारियाँ देते हैं, चाहे वो किसी काल की हो, चाहे किसी राजाओं की हो। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के कई सारे स्रोत भी हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को पता भी चलता है। देखिए, स्रोतों में शुरुआत से ही हम लोग करते हैं। वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत समाहित रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। अब मानव का इतिहास संपूर्ण यानी उसका पूरा भूतकाल इतिहास में समाहित है। जब से उसने अपनी शुरुआत की है उस समय से हम लोग कह सकते हैं वो जानकारियाँ या कैसे था, उसकी शुरुआत कैसे रही, समाज में वो किस तरह से था, किस तरह से आपस में एक दूसरे से वो बातचीत करते थे। तो ये सारी बातें हम लोगों को इतिहास के बारे में ही पता चलती है। जैसे विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति तथा धर्म और दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में किए गए कार्य के लाभ इतिहास की श्रेणी में आते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सारे कार्य आप लोग देख रहे हैं, ये यानी मानव कैसा था, उसका चिकित्सा विज्ञान कैसा था, उसका व्यापार वाणिज्य कैसा था, वो समाज में किस तरह रहता था, ये सारी जानकारियां हम लोगों को इतिहास में मिलती है। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते हैं, बल्कि उसके कारणों का भी विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। माना कि 1857 की क्रांति का उदाहरण लें, तो क्रांति क्यों असफल हुई, उसके कारणों तक जाने का पूरा प्रयास करते हैं। या अंग्रेजों को सफलताएं क्यों मिली, उसके बारे में भी पूरी जानकारियां। तो ये कहने का तात्पर्य है, इतिहास में एक छोटी सी छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो शोध करता है वो कई सारे ग्रंथों का सहारा लेते हैं। उस जगह का भी हम लोग कह सकते हैं निरीक्षण करते हैं, आसपास के क्षेत्रों का, आसपास के साहित्यों का, यानी उस काल के समय कौन उनके साथ थे या क्रांति के समय कौन थे, क्रांति के समय कौन सा ग्रंथ लिखा गया, ये सारी जांच पड़ताल करते हैं। तभी वो इतिहास का मूल उद्देश्य या उस घटना का मूल तथ्य निकाल पाते हैं। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बता दिया गया, भूतकाल की गतिविधियों की जानकारी के लिए इतिहास कई हद तक जाता है। खुदाई में मिले हुए वस्तुओं को भी, उनके बारे में भी जानकारी लेता है। कोई अगर उस समय का अभिलेख है तो उस अभिलेख के बारे में भी पढ़ता है। उस समय लिखा गया ग्रंथ है तो उसके बारे में भी वो जानकारियां प्राप्त करता है। तो उपयोगकर्ता इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि वो उनके सामने प्रत्यक्ष तौर पर होता है। इन्हीं के आधार पर वो विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। विश्वसनीय का मतलब जिसके ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, यानी वो सत्य है, सटीक है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। जब वो अपना ग्रंथ या पुस्तक या बुक्स लिखता है तो ऐसा लगता है कि एक बार पुनः वो इतिहास की रचनाएं करने जा रहा है। और पुराने समय के इतिहासों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, साहित्यिक स्रोत व पुरातात्विक या पुरालेख्य स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम लोग कह सकते हैं हम पूरी तरह से ग्रंथों के ऊपर आधारित हैं।
पुरातात्विक का मतलब है खुदाई में मिली हुई जो भी वस्तुएं हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, अभिलेख हैं, उनको देखकर हम लोग पता लगाते हैं। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया: धार्मिक साहित्य, धर्मांतर साहित्य, वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य में भी 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। नंबर 1, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का तात्पर्य ऐसे साहित्य जिनकी रचना ब्राह्मणों के द्वारा या ऋषि मुनियों के द्वारा की गई हो। उदाहरण में ले सकते हैं वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, छंद हैं, इनकी रचनाएं हम लोग कह सकते हैं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और कहा जाता है वेदों में तो वो सब कुछ भरा पड़ा है, केवल पढ़ने की आवश्यकताएं हैं, वेदों से परे कुछ भी नहीं है। बौद्ध साहित्य में भी यानी भगवान बुद्ध ने भी हमें पाली और संस्कृत भाषाओं में पूरी जानकारियां दी गई है। मनुष्यों को एक सही राह कैसे दिखाई जा सही राह पर कैसे चला जाता है, ये सारी शिक्षाएं हमें देने का प्रयास किया गया था। बौद्ध धर्म में भी 3 पिटक हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है और इनमें बौद्ध धर्म के नियम और आचार संग्रहित है। तीसरा है जैन साहित्य, जिसमें हम लोग कह सकते हैं जैन साहित्यों में भी वो प्राप्त सामग्रियां भरी पड़ी है जिससे हम लोगों को इतिहास की जानकारियां मिलती हैं। यानी उस समय में भी आश्रम में किस तरह जैन मुनि रहते थे, उनके रहने के क्या नियम थे, और उस समय जो उनकी प्रमुख भाषाएं थी वो प्राकृतिक भाषाएं थी। और जैन साहित्यों के आधार पर भी इतिहास की जानकारियां हमें मिलती है। फिर नंबर 2 आता है धर्मांतर साहित्य, जो धर्म के अलावा साहित्य हैं। ऐसे खूब सारे साहित्य हैं जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, यानी ऐसे ऐसे ग्रंथ जो आज हम लोग कह सकते हैं पूरी तरह से प्रमाणित हैं। इतिहास में कहा जाता है, जैसे कलन की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, उनको हम लोग कह सकते हैं इतिहास की सबसे प्रमाणिक पुस्तक माना गया है। यानी 1150 में इसकी रचनाएं पूर्ण हुई। इसमें उन्होंने हम लोग कह सकते हैं पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था, राज प्रबंध, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन की विस्तृत जानकारियां दी है। तो ये हमें इतिहास के बारे में जानकारियां देते हैं। फिर विशुद्ध साहित्य ग्रंथ हैं, जैसे कालिदास के द्वारा रचित, विशाखादत्त के द्वारा रचित, समेंद्र के द्वारा रचित, अमर सिंह के द्वारा रचित। ये सारे ग्रंथ भी हम लोगों को इतिहास की जानकारियां देते हैं और ये राजा महाराजाओं के समकालीन लिखे गए ग्रंथ थे। तो इन्होंने राजाओं का भी गुणगान किया गया और भारतीयों का भी जो इतिहास का भी गुणगान किया गया था। क्षेत्रीय साहित्य, कुछ एक ऐसे साहित्य हैं जो भारत का गुणगान करते हैं, जैसे तिब्बत, चीन, श्रीलंका, नेपाल आदि से भी भारतीय इतिहास का गुणगान होता है। तो उनसे भी कहते हैं कि जानकारियाँ मिलती है। या फिर भारत का ही दक्षिण भाग लेते हैं, तमिल क्षेत्र है, वो भी हम लोगों को जानकारियाँ देता है, इतिहास की जानकारियाँ मिलती हैं। फिर आता है विदेशी विवरण, कुछ एक विदेशी साहित्य, विदेशी इतिहासकार भी भारत में आए हैं, उन्होंने भी भारत का वर्णन किया है। जैसे 1-2 नाम महत्वपूर्ण है, मेगस्थनीज है, टोलमी है, इनके द्वारा जो पुस्तकें रची गई है उनमें हम लोगों को भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की जानकारियाँ मिलती है। वंशावलियाँ, पुराने समय में राजा महाराजाओं के द्वारा लिखी गई वंशावलियाँ भी हैं। उन वंशावलियों से पता चलता है किस व्यक्ति का कुल, धर्म, वंश, उनका गोत्र, उनके पूर्वजों के नाम, ये सारी जानकारियाँ भी हम लोगों को वंशावलियों में मिलती हैं। आज भी वाद विवाद होने पर वंशावलियों का सहारा लिया जाता है और प्रत्येक समाज में पुरोहितों के द्वारा, या हम लोगों के एक नॉर्मल शब्द रहता है पंडों के द्वारा भी इनकी जानकारियां हम लोगों को दी जाती है। और पुराने समय की बहियों को आज भी हम लोग कह सकते हैं संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं जो इतिहास की जानकारी देते हैं वो है पुरातात्विक या पुरालेख्य स्रोत, जिसमें देखिए अभिलेख, उत्खनन, स्मारक, मूर्तियाँ, मंदिर, शैल चित्र, ये जानकारियाँ देते हैं। खुदाई में मिला हुआ कोई अभिलेख भी हो सकता है, सिक्का भी हो सकता है, या खुदाई में मिली हुई कोई मूर्ति भी हो सकती है, या कोई गुफाएं भी हो सकती हैं। गुफाओं के अंदर पुराने समय में हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक चित्र बनाए जाते थे। जैसा देखा जाता था हिरण का राजा के द्वारा शिकार करते हुए, या फिर किसी महिलाओं का, राजकुमारियों का।
आदि चित्र हम लोग कह सकते हैं, ये भी जानकारियाँ उस समय दी जाती थी हम लोगों को। तो ये चित्र कब बनाया गया, किन के द्वारा बनाया गया था, चित्र के माध्यम से इतिहास की जानकारियाँ मिलती, चित्र की रचनाएं कब की गई थी। फिर ताम्रपत्र अभिलेख भी राजा महाराजाएं अपना गुणगान करते, अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ न कुछ जो हम लोग कह सकते हैं उपवन का निर्माण किया जाता था, मंदिरों का निर्माण करते थे प्रजाओं को प्रसन्न करने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ताम्र अभिलेख भी मिले हैं, या फिर शिला अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, जिनके ऊपर क्या उनकी प्रसिद्धि, उनका निर्माण और उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, ये सारी जानकारियाँ हम लोगों को मिलती है। फिर वैभवशाली भारत की उपलब्धियां देखिए, किस तरह से भारत का गुणगान अन्यों के द्वारा भी किया जाता था। भारत का गुणगान लंबे समय से रहा है, जैसे भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति, धर्म, समाज, कला, साहित्य एवं विज्ञान प्रारंभ से ही उत्कृष्ट रहे हैं। हम केवल भारतीय लोग ही नहीं, भारत का गुणगान अन्य लोग भी करते हैं। और भारत को पहले पता आप लोगों को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था, और ऐसा माना जाता है भारत में दूध दही बहने वाले नदियों का देश भी कहा जाता था। यहाँ आर्थिक संपदा की बातें करें तो भारत को हम लोग कह सकते हैं सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इस तरह से भारत को हम लोग कह सकते हैं सोने की चिड़िया कहना, यानी हम लोग कह सकते हैं आभूषणों की भरमार थी। नैतिक और मानवीय आचरण में भी भारत सदैव अग्रणीय रहा। एक दूसरे का मान सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, ये सदैव भारत है जो इस मामले में अग्रणीय रहा। ऋषि मुनियों का आदर करना। अथर्ववेद यानी 4 वेदों में से एक वेद अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता का दर्जा दिया गया। आज हम लोग भारत भूमि को भी हम लोग कह सकते हैं माताओं का दर्जा दिया गया है, भूमि का भी गुणगान किया गया है। तो इस तरह से ये बात भारतीयों के लिए एक नैतिक और मानवीय तौर पर है। और संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में, वसुदेव कुटुंबकम के रूप में स्वीकार किया गया। भारत माओं की संतान है हम लोग, वसुदेव जी की एक पूरा परिवार है। इस तरह से जो भारत की कल्पनाएं की गई थी, संपूर्ण मानव के कल्याण की कामना करने वाली हमारी भारतीय संस्कृति ने एक आदर्श प्रस्तुत किया गया। केवल भारत ही नहीं, भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी भारत ने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। कई सारे शासक राजाएं भारत के आक्रमण तौर पर आए, भारत को लूटा, कुछ तो चले गए और कुछ ऐसे शासक भी थे जिन्होंने वापस जाने से पूरी तरह मना कर दिया था और उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया था। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे प्रकट होता है कि हमारा अतीत यानी भूतकाल अत्यधिक शानदार था, वैभवशाली था, सुंदर था। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त।